हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की जानकारी आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। खाद्य विषयकता क्या होती है? ये जो खाद्य पदार्थ है, जब हम ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के पश्चात जब वह हमारे शरीर में उनका पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है और पाचन नहीं होने का कारण हमें क्या हो जाती है, खाद्य विषयकता हो जाती है। मतलब उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है, उल्टी प्रारंभ हो जाती है, जिससे क्या है, जो सूक्ष्म जीव है जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, सूक्ष्म जीव हैं जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन ये कभी कभी क्या करते हैं, विषैले पदार्थों को बाहर की ओर हमारे शरीर के अंदर छोड़ देते हैं। जो विषैले पदार्थ हैं उन्हें हमारे शरीर के अंदर छोड़ देते हैं, और उन विषैले पदार्थों के छोड़ने के पश्चात यह जो भोजन है जो हम ग्रहण करते हैं, जो खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, वह हमारे शरीर में पूर्ण रूप से उसका पाचन नहीं हो पाता है, और पाचन नहीं होने के कारण हमारे शरीर में क्या हो जाती है, खाद्य विषयकता हो जाती है। मतलब जो खाद्य पदार्थ है उनका पाचन नहीं होता है। जब इनका पाचन नहीं होता है तो इसके पाचन नहीं होने के कारण हमें क्या होती है, उल्टी होना प्रारंभ हो जाती है। मतलब जो पदार्थ हमने ग्रहण किया है वह हमारे शरीर से पुनः बाहर की ओर निकल जाता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर वो किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं करता है, जिससे हमारी शारीरिक वृद्धि एवं विकास में काम में नहीं लिया जा सकता। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो खाद्य पदार्थ हैं इनके द्वारा जो खाद्य विषयकता होती है, मतलब जब उल्टी वगैरह होती है, तो इनका सुरक्षा हम किस प्रकार से करें, इनके बारे में जाने कैसे कि जो पदार्थ है इनको ग्रहण करने से हमारे शरीर में हमें परेशानी हो सकती है, या हमारी जो उल्टी आने का जो कारण है वो किस प्रकार से होता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि जो खाद्य परीक्षण के आधार पर, मतलब इनका निष्कर्ष निकालेंगे कि कौन से पदार्थ हैं जो हमारे लिए हानिकारक है और कौन से पदार्थ जो हमारे लिए लाभदायक हैं। तो पहले हम देखेंगे खाद्य परिरक्षण, मतलब खाद्य पदार्थों से हमारी सुरक्षा, मतलब किस प्रकार से हम इनसे सुरक्षा करें, पॉइंट से समझ में आता है। तो हम देखेंगे कि जो खाद्य पदार्थ है जब हम इन्हें ग्रहण करते हैं तो इनके लिए हमारे शरीर के अंदर जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, और भोजन ग्रहण करने पर जो हम सूक्ष्म जीव ग्रहण करते हैं वह किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो इनके लिए खाद्य परीक्षण के हम देखेंगे। तो इसके अंदर पहला देखेंगे हम रासायनिक परिरक्षण, मतलब रासायनिक जो पदार्थ हैं उनके द्वारा हम जो खाद्य पदार्थ जो हम ग्रहण करते हैं उनसे परिरक्षण, मतलब उनकी सुरक्षा किस प्रकार से करें। जो खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करें, मान लेते हैं हम लंबे समय तक किसी खाद्य पदार्थ को रखते हैं और उसको रखने पर वह किसी प्रकार से असंतुलित न हो, मतलब उसके अंदर जो शत्रु हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, जो मानव के लिए जो हानिकारक हैं, वह जीव उत्पन्न न हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक परिरक्षण करते हैं। रसायन परिरक्षण, रासायनिक परिरक्षण के अंदर क्या होता है कि जब हम पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी क्रिया किसी अन्य पदार्थों से करवाते हैं, मतलब जैसे हम कहते हैं कि रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई पदार्थ है, तो मान लेते हैं सीधा सा मान ले, जैसे तो कोई कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, इसे हम कहते हैं। क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थों के द्वारा हम, जिनके अंदर हम मान लेते हैं कि कोई खाद्य पदार्थ है, तो उसकी क्रिया हम क्या करवाते हैं, नमक से करवाते हैं। क्या करवाते हैं, नमक से गिरवाते हैं। जो खाद्य पदार्थ है, एक तो दूसरा नमक आता है जो कि काम में नहीं लिया जाता, खाने के काम में नहीं लिया जाता, और जो दूसरा है जो खाद्य पदार्थ, मतलब जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसके अंदर हम काम में ले रहे हैं, उससे हम इसकी क्रिया को करवाते हैं। तो जब हम खाद्य पदार्थ की क्रिया नमक के साथ में करवाते हैं तो उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, वह सूक्ष्म जीव वहां पर उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, और जिससे हमें क्या होती है, जो हमारा भोजन है जो हम ग्रहण करते हैं वह लंबे समय तक सुरक्षित रह जाता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए जो रासायनिक पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन्हें परिरक्षक कहते हैं। क्या करते हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए जिन पदार्थों का, रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं नमक के द्वारा परिरक्षण। ये तो रासायनिक पदार्थों के द्वारा
अब किसके द्वारा? नमक के द्वारा। सामान्य जो नमक है उसका उपयोग, जैसे हम देखते हैं मांस मछली, मांस और मछली, जब मांस और मछली होती है तो इसको सुरक्षित रखने के लिए, सूक्ष्म जीव जो हानिकारक है उनसे बचाने के लिए जब इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है तो पहला तो होता है इन्हें ठंडे क्षेत्र में रखा जाता है, मतलब ठंडे जैसे बर्फ के आसपास में इन्हें रखा जाता है ताकि क्या हो, ये खराब ना हो। दूसरा, इनके ऊपर नमक छिड़क दिया जाता है जिसके कारण इनमें किसी प्रकार के अन्य सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होते हैं तथा यह आसानी से लंबे समय तक इन्हें सुरक्षित रखा जाता है। तथा ये जब इन पर नमक को रखा जाता है, मतलब नमक इनके ऊपर छिड़का जाता है, तो नमक के छिड़कने के पश्चात इनमें किसी प्रकार की कोई नमी नहीं रहती है, मतलब नमी सूख जाती है जिसके कारण ये लंबे समय तक सुरक्षित रह जाते हैं। उसके बाद भी देखेंगे चीनी द्वारा परीक्षण। चीनी मतलब शक्कर। चीनी द्वारा परीक्षण, जैसे हम कई बार हम देखते हैं कि जैम जेली बनाते हैं, तो जैम जेली के अंदर क्या होता है, रस होता है, फलों का रस होता है। तो जब उनके रस के अंदर हम शक्कर मिला देते हैं, मतलब शर्करा की मात्रा को बढ़ा देते हैं, चीनी है शर्करा होगी, तो शर्करा की मात्रा को जब हम बढ़ा देते हैं तो यह इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, जो जीवाणु है, जो विषाणु है, वह उत्पन्न नहीं होते हैं जिसके कारण जो खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक सुरक्षित रह जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, मतलब तेल एवं सिरका है, तेल जो हम खाने के काम में लेते हैं, तेल एवं सिरका द्वारा परिरक्षण, मतलब इनकी खाद्य जो पदार्थ है उनकी सुरक्षा हम किस प्रकार से करते हैं, तेल एवं सिरके के द्वारा। कि जब हम देखते हैं कि जो अचार वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या डालते हैं, तेल डाल देते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ हमने जो लिया है उसके अंदर किसी भी प्रकार के जो जीवाणु हैं, जो जीवित हैं, वह उत्पन्न नहीं होते हैं तथा जो लाभदायक जो जीवाणु हैं वो लंबे समय तक वहां पर वृद्धि करते हैं जिसके द्वारा जितने भी प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं वो सुरक्षित रह जाते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन चक्र, कि जो नाइट्रोजन है ये किस प्रकार से वायुमंडल में पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। तो हम देखते हैं कि जो वायुमंडल है उसके अंदर नाइट्रोजन जो गैस है, नाइट्रोजन जो गैस है वह लगभग कितनी पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वह अन्य जो गैसें हैं उनकी मात्रा में सर्वाधिक है। अब जो नाइट्रोजन है यह किस प्रकार से काम में ली जाती है तथा जो इसका चक्र है वो किस प्रकार से पूर्ण होता है, तो हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडलीय गैस है, मतलब वायु के अंदर पाई जाती है। अब वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन पाई जाती है इसे सीधे पादप ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, नाइट्रोजन को ग्रहण करने के लिए मृदा के अंदर, मतलब किसके अंदर, मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो पादपों के लिए, मतलब सजीवों के लिए लाभदायक होते हैं। किनके लिए, पादपों के लिए लाभदायक होते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव है ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को क्या कर लेती हैं, ग्रहण कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण करने के पश्चात उसे कहां पर छोड़ देते हैं, मृदा में छोड़ देते हैं। अब मृदा में छोड़ने के पश्चात जो पादपों के लिए क्या होती है, नाइट्रोजन आवश्यक होती है। जब सूक्ष्म जीव मृदा के अंदर नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं तो इस मृदा से नाइट्रोजन को पादप ग्रहण कर लेते हैं, और पादप ग्रहण करने के पश्चात क्या करते हैं, अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए उसे काम में लेते हैं, तथा पादप इसे ग्रहण करने के पश्चात इसकी आवश्यकता के अनुसार जड़ों द्वारा जल, खनिज लवण के साथ नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं और अपने जो भोजन की जो प्रक्रिया है उसमें काम में ले लेते हैं, तथा
वापस पुनः पादपों द्वारा इसे क्या कर दिया जाता है, वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तथा जो कुछ पादप होते हैं उनके अंदर जो जड़ें पाई जाती है, क्या होती है, जड़ें होती है। कुछ पादपों की जो जड़ें होती है जिन्हें हम दलहनी फसलों के अंतर्गत देखते हैं, मतलब जिनके द्वारा दाल हमें प्राप्त होती है, जो वो पादप होते हैं, उनकी जो पादप होते हैं उनके अंदर कुछ राइजोबियम जो जीवाणु है वह पाए जाते हैं, जिनके द्वारा नाइट्रोजन को लंबे समय तक अपने अंदर, अपनी जड़ों के अंदर सुरक्षित रखा जाता है। तो उन जड़ों को जब हम, जो पादप है, जब हम उसकी कटाई करते हैं तो कटाई करने पर जो पौधे की जो जड़ें हैं उनके अंदर वह नाइट्रोजन वहां पर शेष रह जाती है। तो शेष रहने के पश्चात वहां पर जो मृदा होती है उसके अंदर वह मिल जाती है, जिससे वहां पर फसल का उत्पादन सही रूप से होता है। तथा कुछ मात्रा में जो नाइट्रोजन है वह पुनः बाहर की ओर वापस पुनः वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। तो इस प्रकार नाइट्रोजन का चक्र पूर्ण होता है। तथा अधिकांशतः बार हम देखते हैं कि जो पादप हैं उनको नाइट्रोजन वायुमंडल से वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। वहां पर जैसे मान लें मृदा के अंदर सूक्ष्म जीवों में कमी है, तो वहां पर जो पादप है उन्हें नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। तो उस समय हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम रासायनिक पदार्थों को डालते हैं। तो रासायनिक पदार्थों के अंदर हम क्या डालते हैं, यूरिया, डीएपी जैसे जिंक जैसे हम पदार्थ डालते हैं, और पदार्थ डालने पर जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा मृदा के अंदर बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे जो पादप हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो हम फसल बोते हैं, उसका उत्पादन सही रूप से होता है। तो इस प्रकार नाइट्रोजन का चक्र पूरा